गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉम का लेक्चर है उसमें हम जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में। जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन का डेफिनेशन है वो क्या कहता है, व्हेन ए बॉडी स्लाइड और टेंड्स टू स्लाइड ऑन ए सरफेस ऑन विच it is resting, a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction or friction force। यानी कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लाइड करने की कोशिश करती है, तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं रजिस्टिंग फोर्स। उस रजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलेंगे, जहाँ तो फ्रिक्शन बोलते हैं, जहाँ पर बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर हम उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में उसका मोशन होना है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, जो उसको मूव करने यानी कि पुश करते हैं तो उसको मूव करने से रोकता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ उस चीज़ को हम बोलेंगे फ्रिक्शन। आगे है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि मान लो कि हम बॉडी को मूव करना चाहते हैं। एक बॉडी है जो किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, जिसको मूव करने के लिए कम से कम 5 न्यूटन फोर्स या 5 से ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। तो हमने अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो मूव नहीं करेगी। 2, 3, 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो क्या होगा, मूव नहीं करेगी। तो इसमें क्या है कि अगर हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो वो तब क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करती है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो मूव करना स्टार्ट करती है। तो 5 क्या है, इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया कि अगर 5 न्यूटन हमने फोर्स लगाया तो वो उसका क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब वही है कि जब बॉडी को हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब फोर्स हम बढ़ा रहे हैं उसका, तो एक पॉइंट जहाँ पे जाके वो क्या है, मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि हम बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं फोर्स, तो लेकिन वो मूव नहीं हो रही, क्योंकि मूव करने के लिए हमारा जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो वो मूव नहीं हो रही। लेकिन जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही ऑपोजिट फोर्स जो हम लग रहा है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे हम पिछले एग्जांपल की बात करें कि हम बॉडी में अगर 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो मूव करना स्टार्ट करती है। मान लो कि हम 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 3, तो उससे क्या है, तो जो हमारा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें तो डायनामिक में क्या है कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो उससे क्या है, बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में साथ साथ उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो उस हम फ्रिक्शन को बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन experienced by a body when it is in motion
इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। तीसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एक आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग जैसे आपको नाम के पता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, ठीक है, तो बॉडी मोशन में है, रोल कर रही है, तो जो उस मोशन को अपोज करता है फोर्स उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इस केस में आप देखो तो यहाँ पे पहले केस में है स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक तरफ फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस केस में जो फोर्स है हमारा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि बॉडी को मूव नहीं कर सकता। तो उस केस में जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन में क्या होता है कि जब फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, बॉडी मूव करती है। तो मूव जब करती है तो उस पर जो अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, तो उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी तरह अगर रोलिंग मोशन में बात करें तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी रोल करती है, तो उस पर जो अपोजिंग डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। आगे है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में आप देखो कि एक बॉडी है जिसका वेट W है, तो उसके कारण उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट उसका जो डायरेक्शन है, अगर वेट नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ को एक्ट करेगा। जो आपको ए दिख रहा है, ए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स है जो डायग्राम में एल दिया हुआ है, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन का और फ्रिक्शन का। रिजल्टेंट फोर्स आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पर इसको बोल देते हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन की जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को F से और नॉर्मल डायरेक्शन को N से, तो म्यू इक्वल टू F/N। आगे एंगल ऑफ रिपोज। इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस सरफेस को हम इंक्लाइन कर सकते हैं किसी भी एंगल तक। तो जब हम किसी सरफेस का जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किसी एंगल पे जाके वो क्या है, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, नीचे को स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। फॉर एग्जांपल कि एक सरफेस पे एक बॉडी पड़ी हुई है, वो सरफेस को हमने इंक्लाइन कर दिया 15 डिग्री एंगल पे, तो उसने स्लाइड करना नहीं स्टार्ट किया। 20 कर दिया तो भी उसने स्लाइड नहीं किया। अगर मान लो 25 डिग्री एंगल कर दिया तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे को स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज कितना हो गया, 25। यानी कि 25 पे जाके जो बॉडी है वो नीचे को स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। उस केस में क्या आ गया, 25। अगर 30 पे जाके बॉडी ने स्लाइड करना स्टार्ट किया तो एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा, 30। आगे है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जिस केस में बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उस केस में सबसे पहला तो यही है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स से के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और वो उसके इक्वल होगा, ठीक
ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन opposite to that in which the body tends to move, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दूसरा क्या है, जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, एफ इज इक्वल टू पी। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, पी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि हमने अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो सामने से जो फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, उसको वो भी क्या लगेगा, 5 न्यूटन। तीसरा क्या है, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल एक्शन इज कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, जो दोनों की कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो एरिया है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि दो सरफेस के बीच में जो रफनेस है उस पर डिपेंड करेगा। आगे अगर डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें, जिसमें कि बॉडी मूव करती है, तो उसमें क्या होगा, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में की तरह ही इसमें भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं बोली कि इसमें जो मैग्नीट्यूड की बात नहीं आई, उसमें मैग्नीट्यूड सेम था फ्रिक्शनल फोर्स का और एक्सटर्नल फोर्स का। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल एक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इस केस में भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर मॉडरेट स्पीड्स द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट बट इट डिक्रीजेज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड, कि जब हम स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं मोशन की, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। अगर मॉडरेट स्पीड है तो उस पर क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स सेम ही रहेगा। अगर स्पीड को बढ़ा देंगे, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज हमने किया फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन की टाइप्स के बारे में, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। तो उम्मीद है आपको जो सारा लेक्चर समझ आया होगा। आगे इसके बारे में और जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में। थैंक यू।